26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं थी, बल्कि हाईली एक्सपेक्टेड एंड हाईली एंटिसिपेटेड अमेंडमेंट होने वाली थी। सबको मालूम था कि जनाब 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम ने आना है और कुछ मेजर रिफॉर्म्स लेके आने हैं रिलेटेड टू द जुडिशरी। लेकिन वो रिफॉर्म्स क्या होंगे ये हतमी तौर पर किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि कोई भी मुसव्विदा किसी के पास उसका नहीं था। 3 नवंबर 2025 को बिलावल भुट्टो जरदारी एक ट्वीट करते हैं जिसने सियासी और कानूनी हलकों में एक हलचल सी मचा दी। ये ट्वीट ये इशारा थी कि 27वीं तरमीम ऑन टेबल है, आने वाली है, और ये होने वाली है रिलेटेड टू द जुडिशरी। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है, और उसके अलावा जो आर्म फोर्सेस के रैंक्स हैं उनमें भी कुछ चेंजेस लाए जाने हैं। अब 27वीं तरमीम का मुसव्विदा अभी भी किसी के पास मौजूद नहीं था। 8 नवंबर 2025 को पहली बार सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लॉ मिनिस्टर की तरफ से 27वीं अमेंडमेंट का एक ड्राफ्ट बिल पहली बार सेनेट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि वेरी शॉकिंगली 10 नवंबर 2025 को 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास भी हो जाता है, और इसके बाद 12 नवंबर 2025 को ये नेशनल असेंबली से भी पास हो जाता है। अब ये बात हो रही है आईनी तरमीम की, और चंद दिनों में नेशनल असेंबली सेनेट दोनों से पास हो जाता है। 12 तारीख को नेशनल असेंबली से पास होता है, और 13 नवंबर 2025 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसे असेंट देके हतमी तौर पर इसे आईने पाकिस्तान का हिस्सा बना देते हैं। अब ये 27वीं तरमीम है क्या, क्या रिफॉर्म्स ये लाई है, आज इस वीडियो में हम यही चीज़ें आसान करके आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। ये तरमीम अच्छी है, बुरी है, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये एक सब्जेक्टिव मामला है। बट हम आज इस वीडियो में सिर्फ इसे समझने की कोशिश करेंगे, और आपके जो ओपिनियन है इस रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अच्छा, आईनी तरमीम को, ख़ासकर 27वीं आईनी तरमीम को समझने से पहले हम फंक्शन ऑफ स्टेट और स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट को समझ लेते हैं। ऑर्गन्स ऑफ स्टेट कौन कौन से होते हैं? देखिए, कोई भी स्टेट होती है, ख़ासकर डेमोक्रेटिक स्टेट, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें आता है लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स। लेजिस्लेचर वो होता है जो कि कानून साज होता है, यानी कि कानून बनाना उसका काम होता है। जिस तरह से हम इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल बाद लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या नेशनल असेंबली, आप कह लें उसको, नेशनल असेंबली में हम भेजते हैं। पार्लियामेंट में टर्म इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि मिल के ही कानून साजी होती है दोनों हाउसेस की, तो पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेचर समझने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो लेजिस्लेचर हैं, उनका काम कानून बनाना है, और जो जुडिशरी है उसका काम ये है कि जो कानून बनाया गया है, जो लेजिस्लेचर ने कानून पास किया है, कोई भी कानून बनाया है, उसे ट्रू सेंस में इंटरप्रेट करना। अगर कोई ग्रे एरिया है या कोई भी डिस्प्यूट आता है, तो उस सिचुएशन पे उस कानून को इंटरप्रेट करना। और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका ये काम होता है कि जनाब जो कानून बना है या जो इंटरप्रेट किया है जुडिशरी ने, आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे विद ट्रू सेंस। और एग्जीक्यूटिव्स ही वो होते हैं जिनके पास फोर्स भी होती है, पावर भी होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये तो विंग्स को या ऑर्गन्स को हमने स्टेट के समझ लिया, लेकिन इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जनाब एक जो ऑर्गन है वो सेपरेट होना चाहिए इसके फंक्शनैलिटी में, और किसी दूसरे ऑर्गन का उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यानी कि जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, और उस पर किसी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाने में इंडिपेंडेंट हो, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो कि तुमने कैसा कानून बनाना है, तुमने कैसा नहीं बनाना, उस पर उस तरह के कोई चेक एंड बैलेंसेस ना हो। और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, वो इम्प्लीमेंटेशन में वो उनकी डोमेन है, और वो उस चीज़ पे इंडिपेंडेंट हूँ, और ये कहीं पे भी पावर्स ओवरलैप ना कर रही हूँ। लेकिन ये थियोरेटिकली तो बड़ी आसान सी चीज़ है, बट प्रैक्टिकली इस चीज़ को अचीव करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड नियर टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि चीज़ें सारी इंटरकनेक्टेड हैं। मिसाल के तौर पर द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव्स का चीफ होता है, बट आता कहाँ से है? नेशनल असेंबली से चूज़ होता है। कौन होता है? जो कि इलेक्शन हो के जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ हुए होते हैं सीट्स पे, उन्हीं में से कोई एक बनता है। कैबिनेट जो कि मिनिस्टर्स की कैबिनेट होती है वो भी पार्लियामेंटेरियन से बनती है। इसी तरह से जुडिशियल रिव्यू का भी एक कॉन्सेप्ट है कि चेक एंड बैलेंस जुडिशरी भी रखेगी एग्जीक्यूटिव्स पे, और
सर्टन लिमिट्स हैं, अल्ट्रा जो वायरीज हैं वो चैलेंज हो जाती हैं। जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को अल्ट्रा वायरीज भी करार दे सकती है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सुप्रीम कोई नहीं है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। हैविंग सेड दैट 27वीं तरमीम पे जो मेन ऑब्जेक्शन है वो भी यही है कि ये तरमीम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कर्टेल करना चाह रही है। इंडिपेंडेंस को कर्टेल कैसे किया जाएगा? यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स में या जो इम्पीचमेंट्स में किसी जजेस को रिमूव करने में जो एग्जीक्यूटिव का रोल है उससे ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, ताकि कोई भी जुडिशल जो ऑफिसर है, जो जजेस हैं, वो अपने फैसले अनइन्फ्लुएंस ना दे सकें। और अगर एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट कोई फैसला देते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव को समझ नहीं आता, तो वो उन्हें या तो इन्फ्लुएंस कर सकें या तो ऑफिस से रिमूव कर सकें। अच्छा, वैसे तो 27th अमेंडमेंट में अराउंड 49 अमेंडमेंट्स की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अगर हम उन्हें ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो वो 6 सब्जेक्ट्स में तकरीबन हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कि एक नई कोर्ट है उसे क्रिएट किया गया है। दूसरा सब्जेक्ट जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को डील करता है। थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र एंड रिटायरमेंट्स ऑफ जजेस है। जो फोर्थ हमारे पास सब्जेक्ट है वो है जुडिशल कमीशन को लेके। फिफ्थ जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के रैंक्स को लेके है। और सिक्स जो है वो इम्यूनिटीज़ को लेके है, यानी इस्तिस्ना जिसे कहा जाता है कि जुडिशल जो किसी पे केस चलते हैं, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उससे किस किस को इम्यूनिटी हासिल है कि किस पे कोई केस नहीं चल सकता, उस रिलेटेड है। अच्छा, चूंकि ये अमेंडमेंट ज़्यादा फोकस्ड है जुडिशरी पे, तो स्टार्ट करते हैं जुडिशरी से। हमारे पास आर्टिकल 175 को अमेंड कर दिया गया है यहाँ पे, और एक और नई कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी क्रिएट कर दी गई है। पहले हमारे पास आर्टिकल 175 में जो कोर्ट्स थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी में हमारे पास हाई कोर्ट्स थी, हर प्रोविंस की एक, और उसके बाद जो फेडरल कैपिटल की एक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच वाज द सुप्रीम अपीलेट फोरम, कि उसके बाद और कोई कोर्ट नहीं थी, और वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपील जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था। लेकिन अब उसी के लेवल का एक और इदारा हमारे पास, एक और कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन गई है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा होता था, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया जाता था, उसे भी अबॉलिश कर दिया गया है। यानी कि याहिया अफरीदी जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ही इज़ द लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा कोई। अब दोनों कोर्ट्स के रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल किसी के पास भी नहीं रहा। इसके साथ साथ चूंकि एक कोर्ट बनी है, तो उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी जुरिस्डिक्शन को भी देखना है कि उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, और वो भी आइन में ही होनी चाहिए। तो एक पूरा चैप्टर आफ्टर आर्टिकल 175 बी, 175 बी के बाद एक पूरा चैप्टर ऐड किया गया है जिसे चैप्टर 1A कहा जाएगा, जो कि डील करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसमें आर्टिकल हैं आर्टिकल 175 सी से लेके आर्टिकल 175 एल तक। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये जुरिस्डिक्शन, स्कोप, पावर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन्हें डील करते हैं, और ये भी 27वीं तरमीम में इस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें इंसर्ट किए गए हैं। अच्छा, अब दोनों कोर्ट्स का मुआजना करने के लिए, दोनों को एनालाइज करने के लिए जुरिस्डिक्शन पावर को, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फंक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या क्या जुरिस्डिक्शन थी, क्या फंक्शंस उसके थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कुछ जुरिस्डिक्शंस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी और कुछ एपेलेट जुरिस्डिक्शंस थी। यानी कि अगर कोई भी एक सिविल मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा, कोई भी एक ऑर्डिनरी केस जो है, वो उसके लिए फाइनल कोर्ट ऑफ अपील जो थी, यानी कि उसकी अपील जो फाइनल अपील होगी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास होगी। अब वो सिविल केस भी थे, क्रिमिनल केस भी थे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो अंडर आर्टिकल 199 हाई कोर्ट्स के पास आते थे, उनकी अगर कोई अपील्स थी, उनकी जो लीव पिटिशंस थी, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास उन्हें एडजुडिकेट करने की भी पावर्स थी। इसके अलावा सो मोटो जुरिस्डिक्शन भी थी। अगर आर्टिकल 184 जो था, 184, 185 एंड 186 जो डील करते थे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के साथ, 184 जो है वो ये जो रिस्ट्रिक्शन भी देता था कि अगर कोई ऐसा मामला है कि जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और कोई फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड चीज़ है, पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो रही है उस पर, इस तरह के जो आइनी मामला थे वो भी सुप्रीम कोर्ट देखती थी। और उसके अलावा अगर दो गवर्नमेंट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ जाता है, किसी भी तरह से दो सूबों के दरमियान
सूबे यानी गवर्नमेंट यानी दो सूबे जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उस पर भी जो ज्यूरिस्डिक्शन थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास थी। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को किसी चीज़ पे कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो वो एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ ऑर्डिनरी केसेस जो कि इनिशिएट होते थे लोअर फोरम से, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी अपील्स जाती थी, न सिर्फ वो सुनती थी बल्कि कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस भी उस पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास थी। और सो मोटो जुरिस्डिक्शन हम सब उससे वाकिफ़ हैं, जितना मिसयूज़ उसका किया गया, जितना जिस तरह से उसको जुडिशल एक्टिविज़म या जुडिशल एडवेंचरिज्म उसके साथ किया गया, शायद ये तरमीम्स भी उसी चीज़ का किसी न किसी हद तक नतीजा ज़रूर हैं। तो ये फंक्शंस थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अब इस तरमीम में किया क्या गया, जो आर्टिकल 184 था उसे ओमिट कर दिया गया, यानी उसे आईन पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया गया और आर्टिकल 186 को भी ख़त्म कर दिया गया जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का था। तो ये दोनों आर्टिकल्स जो थे इन्हें ख़त्म कर दिया गया और आर्टिकल 185 जो था, जो कि अपील्स और इन चीज़ों के रिलेटेड था, उसमें तरमीम कर दी गई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस तरमीम के बाद सिर्फ उन मामलात को सुन सकती है जो कि कोई सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस जो लोअर फोरम से चलते हुए आए हों, और उन पे जो अपील्स होगी, बेसिकली जो ऑर्डिनरी केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, उनके लिए अभी भी फाइनल कोर्ट ऑफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है और उसका स्कोप लिमिटेड हो गया है टू दैट एक्सटेंट। अब यहाँ पे जो नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका फंक्शन, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जो मैंने दूसरे आपको फंक्शंस बताए, वो आर्टिकल 184 को ओमिट करके या 186 को ओमिट करके उन पावर्स को आर्टिकल 175 सी से लेके एल तक में डाल दिया गया। यानी कि अब वो जो पावर्स थी, वो जो जुरिस्डिक्शन थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज करती थी, अब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज करेगी। अब यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी एक्सरसाइज करेगी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोई भी आईनी मामलात और जो हाई कोर्ट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के मामलात, आर्टिकल 199 से जो भी केसेस आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में आएंगे हाई कोर्ट के पास, और उसके बाद उनकी जो अपील्स होंगी वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आएंगी। अगरचे कोई दो गवर्नमेंट्स के दरमियान कोई तनाज़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसके जो मामलात हैं, उनके जो केसेस हैं, वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही सुनेगी। अच्छा, इसमें हाई कोर्ट से रिलेटेड भी एक छोटी सी अमेंडमेंट लाई गई है। नॉट गोइंग टू मच इनटू टेक्निकलिटीज़, पहले जो आर्टिकल 199 था उसकी जो सारी जुरिस्डिक्शन थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास नहीं थी, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास थी, और रेगुलर बेंचेस भी कुछ पिटिशंस अंडर 199 सुनते थे। लेकिन अब वो तमीज़ ख़त्म कर दी गई है। अब आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी केसेस आएंगे, यानी कि जो रिट पिटिशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस जिन्हें कहा जाता है, जो भी आएंगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास आएंगी, और उनकी जो अपील्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएंगी। अच्छा, अब आपके जहन में भी शायद एक सवाल ज़रूर आया हो कि दो कोर्ट्स हैं हमारे पास, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो देखिए, थियोरेटिकली या जो आइनी तौर पर इसमें से कोई सुप्रीम नहीं है इनमें से, या सुपीरियर नहीं है इनमें से, लेकिन इसका बाइंडिंग इफेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आप उस बाइंडिंग इफेक्ट को जानेंगे तो आपको भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होंगे वो सब पे बाइंडिंग होंगे, वो हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे, वो लोअर अपीलेट फोरम पे बाइंडिंग होंगे, वो सब पे बाइंडिंग होंगे एक्सेप्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आज से पहले के कोई भी डिसीजन, कोई भी प्रेसिडेंट्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होंगे, लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो फैसले होंगे वो बाइंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट पे और उसके नीचे की तमाम अदालतों पे। तो अगर थ्योरेटिकली तो शायद कोई सुपीरियर नहीं है इनमें से, दोनों के रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशंस हैं और सेम हायरार्की है, बस सब्जेक्ट मैटर्स चेंज हैं। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, अब फंक्शंस हमने समझ लिए, अब ये समझते हैं कि जजेस किस तरह से इसमें अपॉइंट किए जाएंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और ओवरऑल जजेस ऑफ द जुडिशरी किस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे। अच्छा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो फिक्स्ड जो प्रेसिडेंट करे, लेकिन उसमें एक शिक कानून में जो रिसेंट अमेंडमेंट है उसमें ये है कि हर सूबे से इक्वल नंबर ऑफ जजेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होंगे। यानी कि अगर सिंध से एक जज है तो पंजाब से भी एक जज, हर सूबे से एक जज, अगर दो हैं तो हर सूबे में से दो।
बिकॉज इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। बट अनफॉर्चुनेटली जो पहले अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हीं में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया और वो इक्वल नंबर ऑफ जजेस नहीं हैं। अभी तक 7 जजेस हैं, जिनमें से 2 सिंध से हैं, 2 पंजाब से हैं, एक गिलगित से है और एक बलूचिस्तान से है, एंड एक आई थिंक इस्लामाबाद से है। केपीके से अभी तक कोई जज ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हिस्सा नहीं है। अब जो अपॉइंटमेंट्स का मरहला है, मैं आपको 2-3 चीज़ें अपॉइंटमेंट्स के बारे में पहले बता देता हूँ। देखें, अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती हैं, चीफ जस्टिस की या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। और ये कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव का रोल किस तरह से बढ़ जाएगा, इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ जाएगी, उसकी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस जनाब बनाया जाएगा, चाहे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अमंगस्ट 3 मोस्ट सीनियर जजेस, उनमें से कंसिडर किया जाएगा नॉमिनीज़ को और किसी एक को बनाया जाएगा। लेकिन अगरचे वो एक जज जो है ये इस अमेंडमेंट का हिस्सा है कि वो रिफ्यूज़ कर देता है, अगर जिसे नॉमिनेट किया गया वो रिफ्यूज़ कर देता है, तो ना सिर्फ वो डिस्क्वालीफाई होगा बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरे 2 नॉमिनीज़ थे जिनको अपॉइंटमेंट का चांस ही नहीं दिया गया या पूछा ही नहीं गया कि आपने होना है या नहीं होना, वो भी रिटायर हो जाएंगे और नया बैच जो है वो 3 जजेस का, नेक्स्ट जो 3 जजेस हैं उनके बैच में से अब कंसिडर किया जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस। इसी तरह से जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस को लेके एक बड़ा मसला है, ट्रांसफ़र में भी ये है कि जनाब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जो ट्रांसफ़र होगी, अगरचे पहले भी ट्रांसफ़र थी, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र पहले नहीं थी, पहले भी ट्रांसफ़र थी, लेकिन उसमें जजेस की अपनी विल का होना लाजमी था कि उनकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब ये है कि अगर उनको ट्रांसफ़र ऑफ़र की जाएगी, अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र, तो डीम रिटायर्ड, यानी कि उन्हें समझा जाएगा कि वो रिटायर हो गए हैं। यानी कि देखिए, इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि एक जज किसी एक अदालत में गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रहा या एग्जीक्यूटिव्स को नहीं समझ आ रहा, तो वो उसे, क्योंकि जुडिशल कमीशन में उनकी भी रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी है, इन्फ्लुएंस है, तो वो उसे ट्रांसफ़र करेंगे, या तो ट्रांसफ़र करके ऐसी जगह रख लेंगे उनका मसला, उनका रोड़ा हट जाएगा रास्ते से, या अगर नहीं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जनाब जज साहब अगर नहीं जा रहे तो वो रिटायर हो गए, वो वैसे ही उनकी जो जजशिप है उसी से वो मुस्ताफ़ी हो गए। ये इस लेवल की अमेंडमेंट्स, ये दिस इज़ द रियल प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो अब बात कर लेते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, वो किस तरह से की जाएंगी, चीफ जस्टिस किस तरह से चूज़ किया जाएगा और दूसरे जजेस किस तरह से चूज़ किए जाएंगे। देखिए, क्राइटेरिया इसका बड़ा लिबरल क्राइटेरिया है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से भी चूज़ किए जा सकते हैं जजेस, हाई कोर्ट से भी चूज़ किए जा सकते हैं, और अगर कुछ वकला जिनकी एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस है उनको भी एलोवेट किया जा सकता है टू द जज ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए भी किसी न किसी हद तक सेम क्राइटेरिया ही रहा है, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड है लॉयर वाली चीज़, बट यही क्राइटेरिया है। जो पहला जो चीफ जस्टिस जो कि अमीनुद्दीन खान को अपॉइंट किया गया है, इसका क्राइटेरिया ये था कि जनाब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी सदर और वज़ीर आज़म मिल के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। इसके बाद जो बैच ऑफ जजेस होगा, फर्स्ट बैच ऑफ जजेस, वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, वो इस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे कि जनाब सदर और वज़ीर आज़म ने जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है, अब ये तीनों मिलके प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस, वो फर्स्ट बैच ऑफ जजेस को अपॉइंट करेगा। अब यहाँ पे ये मसला आता है कि भाई आप जो अपॉइंटमेंट्स करेंगे तो वो आप अपने लोग ही होंगे। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ही ने वो लोग जो अपॉइंट किए हैं वो आप ही के अगेंस्ट, आप ही से मुराद के एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट, अगर किसी का कोई केस आता है, सिटीज़न का केस आता है कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ कैसे वो फैसले दे सकते हैं। तो यहाँ पे द रियल प्रॉब्लम, द इन्फ्लुएंस ऑन जुडिशरी इज़ दिस पार्ट कि जनाब जजेस आप अपॉइंट कर रहे हैं जो आपके फेवरेट जजेस नहीं हैं, आपको नहीं समझ आ रहे, आप उन्हें ट्रांसफ़र के नाम पे या तो ट्रांसफ़र कर दें कि जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो डिसफंक्शनल हो जाएं, या अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो आप उनको वैसे ही वो रिटायर समझे जाएंगे। चीफ जस्टिस आप अपना बना रहे हैं, अगर अपना नहीं समझ आया तो दूसरे 2 भी रिटायर हो गए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहे थे, तभी वो दूसरे 2 नहीं बने, तो उनको भी रास्ते से हटा दिया। तो एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली रास्ते से, जुडिशल जो ऑफिसर्स हैं, जजेस जो हैं, उन्हें रास्ते से हटाने का ये एक अटेम्प्ट इसको कहा जा रहा है। और इस तरह से ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी पे ये इन्फ्लुएंस होगा कि जजेस आपके अगेंस्ट कोई भी फैसले ना दें,
चीफ जस्टिस आपने बनाने हैं, तो सब जजेस ने चीफ जस्टिस भी बनना है, तो वो आपके अगेंस्ट कैसे फैसले देंगे? सो अल्टीमेटली जुडिशरी विल नॉट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन। अब ये मैं ज़्यादा टेक्निकल इस पे नहीं जाऊँगा बिकॉज इट्स अ बिट ऑफ टेक्निकल थिंग, लेकिन आम अल्फाज में समझा देता हूँ कि देखें, एक हमारे पास नई अदालत आई है, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए जुडिशल कमीशन में। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दोनों मेंबर होंगे। दोनों कोर्ट्स में से सीनियर मोस्ट जज भी मेंबर होगा, और एक इन दोनों की जो मुशावरत, दोनों के जो चीफ जस्टिस हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, वो मिलके किसी एक का जो फैसला करेंगे वो होगा। अच्छा, इसके अलावा एक अमेंडमेंट और ये है कि पहले जिस तरह से एक वुमेन या नॉन मुस्लिम मेंबर का लास्ट 26वीं तरमीम में था, अब उसे हटा के कोई भी सेनेट का मेंबर जो कि टेक्नोक्रेट की सीट पे हो, उसको भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। रेस्ट ऑफ द कंपोजिशन इज ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिफॉर्म्स हैं वो आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर ऑफ कमांड के रिलेटेड हैं। आर्टिकल 243 जो कमांड्स को और उसके स्ट्रक्चर को डील करता है, उससे भी अमेंड किया गया है। और हमारे पास जो एक ओहदा होता था चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ का, उसे ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली मतलब साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होंगे, यानी आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ही होगा। और इसके अलावा आर्टिकल 243 में कुछ नए क्लॉज, जो कि अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो क्लॉज 5 से लेके 11 तक इंसर्ट किए गए हैं, जो कि डील करते हैं फील्ड मार्शल को। फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो एग्जिस्ट तो ऑलरेडी करता था, हमारे पास फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान गुजरे हैं, बट वो आईनी ओहदा नहीं था। तो अब फाइनली उसे कॉन्स्टिट्यूशनली एक रिकग्नाइज्ड रैंक बना दिया गया है। अच्छा, अब जो फील्ड मार्शल होगा वो नेशनल हीरो कहलाएगा, और वो ओहदा उसके पास लाइफ टाइम रहेगा, वो लाइफ टाइम इन यूनिफॉर्म रहेगा। अच्छा देखें, शायद एक गलतफहमी लोगों को ये है कि ये कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, ऐसा नहीं है। फील्ड मार्शल का ओहदा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और फॉर लाइफ टाइम ही होता है वो। आज भी अगर हम अयूब खान को याद करते हैं तो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कहते हैं, रिटायर्ड नहीं कहते उसके साथ। तो फील्ड मार्शल का ओहदा वैसे ही लाइफ टाइम होता है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अब वो रिकग्नाइज कर लिया है या प्रोटेक्ट कर लिया गया है। इससे पहले ये आईनी तौर पर इस तरह से नहीं था, तो ये मेजर चेंजेस हैं। और फील्ड मार्शल को भी वही इम्यूनिटीज़ हासिल होंगी। इम्यूनिटीज़ का एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे बड़े टेक्निकली लेजिस्लेचर ने प्ले किया है। लेजिस्लेचर ने यहाँ पे लेजिस्लेट इस तरह से किया है, या अमेंड आइन को इस तरह से किया है कि जो फील्ड मार्शल हैं उनके पास वही इम्यूनिटीज़ होंगी जो कि प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटीज़ होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे टेक्निकल चीज़ क्या है? फील्ड मार्शल फॉर लाइफ टाइम है, प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटीज़ ये हैं कि कोई एक क्रिमिनल को उसमें प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, तो टेक्निकली फॉर लाइफ टाइम उसके पास ये इम्यूनिटी हासिल है। इससे पहले जो सदर के पास लाइफ टाइम वाली इम्यूनिटीज़ नहीं थी, लेकिन चूंकि ये एक इम्यूनिटी दी है तो आर्टिकल 248 जो प्रेसिडेंट को डील करता है उसमें भी अमेंडमेंट्स की गई। फिर उस पे अमेंडमेंट्स ये की गई हैं कि जो अब सदर होगा उसको भी लाइफ टाइम की इम्यूनिटी हासिल होगी कि उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट की जा सकती, कोई जजमेंट या उसको इम्प्रिजन जेल नहीं भेजा जा सकता, या कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बेसिकली सदर के अगेंस्ट फॉर लाइफ टाइम वो नहीं इनिशिएट की जा सकती। यानी कि हमारे पास जितने भी सदर गुजरे हैं इंक्लूडिंग जरदारी साहब एंड जितना भी आप पीछे जाएं, सब पे कोई भी कभी भी केस नहीं बन सकता। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। देखिए, इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं कुछ लोगों को, कुछ अहम ओहदे जो होते हैं कि ड्यूरिंग देयर टेन्योर उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना इनिशिएट की जाएँ। जैसे कि रॉयल्स हो गए, उनके पास यूके में कोई इम्यूनिटीज़ हासिल होंगी। पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान का एक जो ओहदा है, चूँकि वो हेड ऑफ़ द स्टेट है तो रिप्रेजेंट करता है पूरे पाकिस्तान को एज अ हेड, तो ड्यूरिंग ऑफिस टेन्योर उसको उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होती। इसका मतलब ये होता है इम्यूनिटी का कि वो कुछ भी करें, कोई भी जुर्म करें, कुछ भी हो जाए उनसे, उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो ही नहीं सकती। यानी कि सदर पाकिस्तान कल जाके किसी को रोड पे गोली मार दे, सबूत भी हों, सारी चीज़ हों, लेकिन उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। इसी तरह की ये जो इम्यूनिटी है ये अब फील्ड मार्शल साहब के पास भी है कि फील्ड मार्शल साहब जो मर्जी करें, उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट की जा सकती। आई होप कि 27वीं आईनी तरमीम के बारे में ये जो डिटेल वीडियो थी, आप को इससे कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर हुआ होगा।
हर पार्ट पे सेपरेट वीडियोस भी आएंगी। ये एक ओवरऑल जनरल डिस्कशन थी। आप जो भी अपने ओपिनियंस हैं इस अमेंडमेंट को लेके, 27वीं तरमीम को लेके, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस तरमीम से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने आप को ज़रूर एक्सप्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।